तो आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय विश्वविद्यालय आयोग यानी इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि हंटर कमीशन में प्राथमिक शिक्षा को फोकस करते हुए बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण सुझाव तत्काल लागू हुए और लागू होने के साथ साथ हम आज तक उन सुझावों से लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो हम देखते हैं भारत में आधुनिक उच्च शिक्षा का प्रारंभ वुड के घोषणा पत्र के आधार पर संस्कृत विश्वविद्यालयों की स्थापना के आधार पर हुआ था। अगर हम याद करें तो वुड का जो आदेश पत्र था उसमें नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात कही गई थी। उसमें कहा गया था कि भारत में कलकत्ता, मद्रास और बंबई में इन तीन प्रांतों में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। इन विश्वविद्यालयों की स्थापना के साथ ही भारत में आधुनिक उच्च शिक्षा का सूत्रपात माना जा सकता है। उच्च शिक्षा का स्वरूप तो हमारे यहाँ वैदिक काल से ही है, लेकिन आधुनिक पद्धति के जो विश्वविद्यालय हैं, जो कि ब्रिटेन की शिक्षा व्यवस्था के आधार पर यहाँ पर संचालित हो रहे थे, वो 1800 जो है 58 में वुड के घोषणा पत्र के आधार पर कार्य करना इन विश्वविद्यालयों ने प्रारंभ कर दिया था। तो हम देखते हैं तो वुड के घोषणा पत्र के बाद हमको हंटर कमीशन दिखाई पड़ता है। वुड के घोषणा पत्र में भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात कही गई। इसके अलावा उच्च शिक्षा को फोकस करते हुए कोई बहुत गुणवत्ता परक सुझाव नहीं दिए गए, जिससे हम अपनी उच्च शिक्षा को और ज्यादा गुणवत्ता परक और सुलभ बना सकें। इसके बाद हम हंटर कमीशन देखते हैं। हंटर कमीशन में प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया, उच्च शिक्षा पर बहुत थोड़ी सी बात कही गई। तो ये महसूस किया जा सकता है कि विश्वविद्यालयों की स्थापना के बाद तक जो है विश्वविद्यालयों की शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। इसलिए आवश्यकता थी कि हम भारत के विश्वविद्यालयों एवं संपूर्ण उच्च शिक्षा के संदर्भ में नीति की समीक्षा करें और नीति के पुनर्निर्धारण का कार्य करें। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1902 इन्हीं जो है सुझावों की बात करता है कि हम कैसे विश्वविद्यालयों को जो है उन्नत बनाएं, कैसे वहां पठन पाठन का माहौल बेहतर करें। जो आयोग था उसने अपने सुझाव दिए और आयोग के सुझावों के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बना। तो अगर इस अधिनियम की, इस आयोग की पृष्ठभूमि में हम जाएं तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। तो लॉर्ड कर्जन ने 1901 में भारत में शिमला नामक स्थान पर एक सम्मेलन बुलाया। अगर इस सम्मेलन की विशेषता की बात करें तो यह पहला ऐसा सम्मेलन था जहां पर अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षाविदों को बुलाया गया था। इन्होंने शिमला नामक स्थान पर देश भर से मिशनरियों को, शिक्षा से जुड़े हुए लोगों को एकत्रित किया और 15 दिनों तक एक सम्मेलन चला। इस सम्मेलन की एक विशेष बात यह थी कि इस सम्मेलन में किसी भी भारतीय को नहीं बुलाया गया। किसी भी भारतीय को ना बुलाए जाने से भारतीयों में बड़ी आशंका पैदा हुई कि इसका मतलब कि भारतीयों की शिक्षा के संदर्भ में कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसलिए शिमला सम्मेलन में किसी भी भारतीय को नहीं बुलाया गया और इस सम्मेलन की जो निर्णय थे, जो संस्तुतियां थी, जो पास किए गए प्रस्ताव थे, वो इतना गोपनीय रखे गए कि किसी को पता ना चल पाए। यहाँ तक कि प्रेस को भी जो है वहां पर एंट्री नहीं दी गई। कुल मिलाकर के इस सम्मेलन में 150 प्रस्ताव पास किए गए और इस सम्मेलन की चर्चा के आधार पर यह तय किया गया कि हम भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों की दशा को बेहतर बनाने के लिए एक आयोग गठित करेंगे, जिसे बाद में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जाना गया। और इस विश्वविद्यालयों की स्थापना का जो हमने कारण बताया, इस विश्वविद्यालय आयोग किन परिस्थितियों में गठित किया गया। पहली परिस्थिति तो बहुत लंबे समय से उच्च शिक्षा की जो है वो जांच नहीं हो पाई थी। आवश्यकता थी कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो है जांच की जाए कि क्या कमियां हैं, क्या आवश्यकताएं हैं।
और उन कमियों और आवश्यकताओं को इंगित करते हुए हम उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सुझाव भी प्रस्तुत करें। पहला तो ये कारण था कि लंबे समय तक उच्च शिक्षा जो है उपेक्षित रही, उस पर जो है उस समय की सरकार का ध्यान नहीं गया। और दूसरा कारण ये था कि भारत में जो भी व्यवस्थाएं बनती थी वो ब्रिटेन की व्यवस्थाओं के आधार पर बनती थी। हम लोगों ने लगभग प्रत्येक आयोग में देखा। तो 1898 में लंदन विश्वविद्यालय में विशेष परिवर्तन हुए थे। तो जब लंदन विश्वविद्यालय में परिवर्तन हुए तो आवश्यकता अनुभूत की गई कि हम भारतीय विश्वविद्यालयों एवं संपूर्ण उच्च शिक्षा का पुनर्अवलोकन करें और पुनर्अवलोकन करके जो अपेक्षित परिवर्तन है उनको हम लागू करें। इन्हीं कारणों से जो है वो विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया। इसके अलावा उच्च शिक्षा में अनेक समस्याएं भी आ गई थी। हम देखें तो भारतीय विश्वविद्यालय जो है संबद्ध कॉलेज चल रहे थे, कॉलेजों की संख्या बढ़ रही थी, लेकिन उनमें गुणात्मक विकास जो है नहीं हो पा रहा था। अनेक उच्च शिक्षा में समस्याएं भी आ गई थी। तो ये अपेक्षा की गई कि हम एक आयोग गठित करके उच्च शिक्षा के संदर्भ में कुछ सुझाव प्रस्तुत करें, जिन सुझावों को लागू करके हम अपनी विश्वविद्यालयों की दशा सुधार सकें और उसके साथ साथ हम भारत की उच्च शिक्षा का उन्नयन कर सके। तो हम लोग आइए देखते हैं कि पीपीटी के माध्यम से कि क्या क्या जो है वो सुझाव थे। ये आपका टॉपिक है इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902। तो जैसा कि हम लोग इसकी पृष्ठभूमि को समझ चुके हैं कि 1901 में शिमला में सम्मेलन बुलाया गया। इसमें से आपको ये याद रखने की जरूरत है कि 1901 में कहाँ पर शिक्षा सम्मेलन हुआ था। तो वो आपको जगह का नाम याद रखना है कि शिमला में हुआ था। और ये भी याद रखना है कि उस शिमला शिक्षा सम्मेलन में किसी भी भारतीय को जो है वो स्थान नहीं दिया गया था। इसके साथ साथ हमने इनकी आवश्यकता और कारणों की चर्चा की कि किन परिस्थितियों में किन आवश्यकताओं के साथ इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन जो है वो गठित किया गया। एक तो बहुत लंबे समय बीत जाने के बावजूद विश्वविद्यालय के संदर्भ में कोई भी सुधार और सुझाव नहीं हुए थे, इसलिए आवश्यकता की गई कि एक आयोग गठित किया जाए। दूसरा, 1898 ईस्वी में लंदन विश्वविद्यालय में अनेक सुधार हुए और वही सुधार जो है अपेक्षित किए गए कि यहाँ भी हो। निर्भय कुमार और प्रियांशी यादव, आप म्यूट रहिए। हाँ, और तीसरा कारण ये था कि उच्च शिक्षा में बहुत समस्याएं जो है उत्पन्न हो गई थी, जिन कारणों से आवश्यकता महसूस की गई कि एक कमीशन जो है वो गठित किया जाए। तो इस जो ये आयोग था, कमीशन था, इसकी जो नियुक्ति की गई थी वो की गई थी 27 जनवरी 1902 को। तो 27 जनवरी 1902 को जब इसकी नियुक्ति की गई तो इसमें भी वही जो है समस्या दिखी जो शिमला सम्मेलन में थी कि किसी भी भारतीय को इस आयोग में स्थान नहीं दिया गया। लेकिन इस चीज का भी विरोध हुआ। भारतीयों को जो है इससे और पक्का विश्वास हो गया कि कुछ न कुछ सरकार जो है हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रही है, इसलिए पहले शिमला सम्मेलन में किसी भी भारतीय को नहीं बुलाया और उसके बाद जो ये कमीशन गठित किया गया इसमें भी भारतीय को स्थान नहीं दिया गया। तो भारतीयों ने जब इसका विरोध किया तो बाद में उनकी भावनाओं को कर्जन ने समझा और दो भारतीयों को इसमें स्थान दिया। एक थे डॉक्टर गुरदास बनर्जी और दूसरे सैयद हसन बिलग्रामी। इन दो लोगों को आपको नाम याद रखना है, डॉक्टर गुरदास बनर्जी एवं सैयद हसन बिलग्रामी। ये जो दो नाम थे वो आयोग के सदस्यों में जोड़ दिए गए ताकि भारतीयों में भी जो है ये भावना हो कि हाँ उनके प्रतिनिधियों को भी हमने इसमें स्थान दिया है। अब इसके बाद हम अगर इसके जांच के विषय के बारे में बात करें कि आयोग की जांच का विषय क्या था, तो सबसे पहली बात उनको ये जांच करनी थी कि भारत में जो
स्थापित विश्वविद्यालय हैं उनकी दशा और भावी उन्नति की जांच करना, यानी वो किस दशा में है, क्या वहां पर कोई कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, कोई समस्याएं हैं, इस बात की जांच करना, और उनको हम फ्यूचर में कैसे प्रोग्रेसिव बना सकते हैं, भविष्य में हम उनको कैसे उन्नत बना सकते हैं, इस बात की भी जांच करना इस आयोग का एक जो है प्रमुख विषय था। इसके अलावा ये भी देखा गया कि विश्वविद्यालयों के विधान एवं कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए जो प्रस्ताव पहले दिए गए हों या अब दिए जा सकते हों, उन पर विचार करना और व्याख्या करना। यानी यदि कोई सुझाव या प्रपोजल पहले दिए गए हैं तो जांच करना क्या उनको लागू किया गया है या नहीं लागू किया गया है, या उनको और बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है या अन्य सुझाव दिए जा सकते हैं, इस पर विचार करने का निर्देश जो है वो इस आयोग को दिया गया था। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयों का हम जो टीचिंग लर्निंग एटमॉस्फेयर था, जो शिक्षण का स्तर था, उसको कैसे और ऊंचा उठाया जा सके, कैसे जो है शिक्षा की उन्नति की जा सके, उसके लिए साधनों का सुझाव देना कि हम कौन कौन से मार्ग अपनाएं, कौन कौन से हम जो है प्रावधान लागू करें जिससे यूनिवर्सिटीज में जो टीचिंग लर्निंग का स्तर है वो ऊंचा उठ सके। तो ये कुछ जांच के विषय थे उस आयोग की। अब हम लोग देखते हैं कि इस आयोग ने क्या क्या सुझाव दिए थे। तो अगर हम इस आयोग के सुझाव और सिफारिशों की बात करें तो सबसे पहले आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालयों की जो है अच्छे तरीके से उनका सर्वे किया, उनकी स्थिति का आकलन किया और फिर अनेक सुझाव उन्होंने प्रस्तुत किए जिससे विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में सुधार हो सके। उसके लिए कुछ इनकी सुझाव जो हैं वो क्रमबद्ध रूप से आप सभी के सम्मुख हैं, जिसमें से पहला उन्होंने दिया कि नए विद्यालयों को खोलने का अथवा वर्तमान विद्यालयों का शैक्षणिक कार्य करने के लिए पुनर्गठन करने का अभी उपयुक्त समय नहीं आया है, क्योंकि संबद्ध कॉलेज अनेक प्रकार के और दूर दूर फैले हैं। फिर भी विश्वविद्यालयों के नियमों में इस प्रकार का संशोधन किया जाए जिससे भविष्य में वे शैक्षणिक कार्य कर सके। इस स्थिति में उपस्नातक यानी अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई कॉलेजों में होगी और स्नातकोत्तर एवं उच्च पाठ्यक्रमों की पढ़ाई विश्वविद्यालयों में होगी। इसका हमको मतलब क्या समझ में आता है? उन्होंने ये कहा कि विद्यालय यानी जो कॉलेज हैं वो बहुत संख्या में पर्याप्त हैं। अभी जो है ये उपयुक्त समय नहीं आया है कि नए विद्यालय खोले जाएं और वर्तमान विद्यालयों को शैक्षिक कार्य करने के लिए पुनर्गठित किया जाए। उन्होंने ये बताया कि संबद्ध कॉलेज जो है वो दूर दूर तक फैले हैं। इससे पहले जो विश्वविद्यालयों की स्थिति थी और अभी बहुत बाद तक ये स्थिति थी कि विश्वविद्यालय जो होते थे वो केवल महाविद्यालयों को संबद्धता प्रदान करते थे, विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य नहीं होता था। शिक्षण कार्य जो होता था वो कॉलेजों में होता था। विश्वविद्यालय का काम परीक्षा कराना और डिग्री देना ही था। तो इस भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ने कहा कि हम ऐसी संभावनाएं तलाशें, ऐसे नियम बनाएं कि जिससे यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाई हो सके, यानी वहां पर शैक्षणिक कार्य किया जा सके। तो इसके लिए उन्होंने एक सुझाव दिया कि ये हो सकता है कि जो अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई है यानी जो स्नातक कक्षाओं की पढ़ाई है वो कॉलेजों में हो, और इसके अतिरिक्त जो स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के जो प्रोग्राम्स हैं और जो अन्य हायर एजुकेशन के प्रोग्राम्स हैं वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाएं। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि इससे पहले विश्वविद्यालय जो है वो अध्यापन कार्य या शैक्षणिक कार्य नहीं करते थे। इसके अलावा इन्होंने दूसरा सुझाव दिया कि पढ़ाई की समुचित व्यवस्था करने के लिए अपने अध्यापकों की नियुक्ति का जो अधिकार है वो विश्वविद्यालयों को मिलना चाहिए। ये एक बड़ी उन्होंने सुझाव दिया था। उन्होंने पहले तो सुझाव दिया कि विश्वविद्यालयों में जो है स्नातकोत्तर एवं उच्च पाठ्यक्रमों की पढ़ाई हो, और फिर इन्होंने कहा कि पढ़ाई की समुचित व्यवस्था हो, इसके लिए हमको नियुक्ति करने का अधिकार जो है विश्वविद्यालयों को स्वतः देना चाहिए कि विश्वविद्यालय अपने जो है संस्था में अध्यापकों को स्वयं नियुक्त कर सके। ऐसा ना हो कि सरकार नियुक्त करके विश्वविद्यालयों में भेजे। ये व्यवस्था आज भी विद्यमान है। भारत में
विश्वविद्यालयों में जो नियुक्ति का अधिकार है वो विश्वविद्यालयों का अपना है। विश्वविद्यालय अपने स्तर पर विज्ञापन निकालते हैं, परीक्षा लेते हैं और जो है अध्यापकों को चयन करके उनको नियुक्ति प्रदान करते हैं। कुछ राज्यों में जो है ये पृथकता भी हमको दिखाई पड़ती है। जैसे आप बिहार को ले लीजिए, वहां जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर अध्यापकों की नियुक्तियों का कार्य वहां का लोक सेवा आयोग करता है। लोक सेवा आयोग के जो चयन प्रक्रिया है निर्धारित, उसका अनुपालन करते हुए जो चयनित अध्यापक होते हैं वो विश्वविद्यालयों में नियुक्ति पाते हैं। लेकिन इस आयोग ने जो बहुत अच्छी संस्तुति की थी कि विश्वविद्यालयों को अपने यहाँ का पठन पाठन का माहौल सुधारना है, उनको अपनी व्यवस्थाएं समृद्ध करनी है, तो हमको ये अधिकार अध्यापकों की नियुक्ति का विश्वविद्यालय को ही दे देना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि विश्वविद्यालय के पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाएं और समृद्ध की जाए तथा छात्रों के रहने के लिए आवास का प्रबंध किया जाए। तो यह भी इन्होंने कहा कि जो यूनिवर्सिटी में लैब हो और जो है लाइब्रेरी हो, उनको बेहतर बनाया जाए और छात्रों के रहने के लिए जो हॉस्टल हैं उनका प्रबंध किया जाए, क्योंकि विश्वविद्यालय में पढ़ने अगर छात्र आएंगे तो वो दूर दूर से आएंगे, तो उनके रहने के प्रबंध के लिए उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को अपने विद्यार्थियों के लिए आवास का प्रबंध भी किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हर विश्वविद्यालय की क्षेत्र सीमा निर्धारित कर दी जाए। सीमा निर्धारित करने से क्या आशय है कि जैसे कोई एक विश्वविद्यालय है तो ये निर्धारित कर दिया जाए कि इन जिलों के जो भी कॉलेज होंगे वो इस विश्वविद्यालय से संबद्ध होंगे। जैसे वर्तमान में लखनऊ जिले में जितने भी महाविद्यालय स्थित हैं, ये सभी लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। इसके पहले हम देखते हैं तो कुछ समय तक अनेक कॉलेज जो है वो कानपुर विश्वविद्यालय से भी संबद्ध थे, ये आज की परिस्थिति में। लेकिन उस समय इस आयोग ने यह सुझाव दिया कि जो भी विश्वविद्यालय हैं हम उनकी क्षेत्र सीमा निर्धारित कर लें, हम ये डिसाइड कर लें कि इनकी क्षेत्र सीमा क्या है और अपनी क्षेत्र सीमा के अंतर्गत ही ये विश्वविद्यालय जो है वो कार्य करें। आगे सुझाव इनके हम देखते हैं कि अगले सुझाव क्या थे। इसके अलावा उन्होंने अगला सुझाव दिया कि सीनेट के सदस्यों की संख्या निश्चित कर दी जाए और उनका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का हो जाए। प्रत्येक वर्ष 20% सीनेटरों का पुनर्निर्वाचन हो। सीनेट इस प्रकार से बने जिससे कि विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों के अध्यापक, विख्यात शिक्षाविद और सरकारी कर्मचारियों का उचित प्रतिनिधित्व हो। सिंडिकेट के सदस्यों की संख्या 9 से 15 के बीच में होनी चाहिए और इसका चुनाव भी जो है वो सीनेट करे। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये सीनेट और सिंडिकेट क्या है। तो सीनेट और सिंडिकेट दो जो है समितियां होती थी जो कि विश्वविद्यालयों के संचालन का दायित्व निर्वहन करती थी। विश्वविद्यालय में जो भी सुधार और सुझाव बेहतर सुझावों को लागू करके कुछ सुधार करना होता था, तो वो उन कार्यों को ये दो समितियां जो है डिसाइड करती थी। ये समितियां अभी भी किसी न किसी परिवर्तित रूप में विश्वविद्यालयों में विद्यमान हैं। इसके बाद अगला उन्होंने सुझाव दिया कि कॉलेज को मान्यता देने के बारे में भी उन्होंने कहा कि किसी भी नई संस्था को तब तक विश्वविद्यालय से संबद्ध न किया जाए जब तक उस संस्था के विषय में पूर्ण जानकारी न प्राप्त हो जाए। एक बार जिस कॉलेज को विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिया जाए उसके शैक्षिक स्तर की निगरानी सिंडिकेट को करनी चाहिए और समय समय पर सिंडिकेट को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि कॉलेज का शैक्षणिक स्तर नीचा नहीं हुआ है। यानी कि जो कॉलेज थे, एक इससे पहले एक ऐसा दौर आया जब हमको संख्यात्मक वृद्धि करनी थी, तो अगर ये बिना देखे कि वो कॉलेज कैसे पढ़ाई कराएगा अपने यहाँ, किस तरह से वो उच्च शिक्षा में गुणवत्ता देगा, इन बातों पर गौर किए बिना कॉलेजों को मान्यता दी जाती थी। लेकिन इस आयोग ने कहा कि हम नए संस्थाओं को मान्यता तब दें जब हम उसके बारे में पूरी तरह से जान जाएं कि वहां पर भवन है कि नहीं,
वहां पर उपयुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए अध्यापक उपलब्ध हो पाएंगे कि नहीं, इन सब बातों को हम जो है जब जान ले तभी नई महाविद्यालयों को हम संबद्धता प्रदान करें। और इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि हम सिंडिकेट का ये दायित्व है कि जो संबद्ध महाविद्यालय हैं यानी विश्वविद्यालय से संबद्ध जो कॉलेज हैं वहां पर निगरानी रखे, वहां पर समय समय पर इस बात की जांच करे कि वहां का जो शैक्षिक स्तर है वो ठीक है कि नहीं, यानी वहां पर पठन पाठन पर उनकी पूरी नजर रहे। यदि कोई समस्या समझ में आती है तो उस समस्या के संदर्भ में सुझाव भी प्रस्तुत किए जाएं। इसके अलावा जो कॉलेज चल रहे थे उन कॉलेज के मैनेजमेंट के संदर्भ में भी इन्होंने सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि कॉलेज के प्रबंध के विषय में आयोग ने कहा कि प्रत्येक मान्यता प्राप्त कॉलेज के पास एक सुसंगठित प्रबंध कारिणी समिति हो। ये प्रबंध कारिणी समिति जो है अभी भी महाविद्यालयों में जो अनुदानित महाविद्यालय हैं वहां पर होती है, और यह प्रबंध कारिणी समिति ही जो है विद्यालय में या महाविद्यालय में पठन पाठन का माहौल बेहतर हो, नियम कानून के अनुसार कार्य हो, इस पर विचार करते हुए महाविद्यालय का संचालन करती है। तो ये उन्होंने सुझाव दिया कि सुसंगठित प्रबंध कारिणी समिति हो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कॉलेज के शैक्षिक स्तर को उन्नत करने के लिए यह आवश्यक है कि कॉलेज में पर्याप्त संख्या में शिक्षक हों। इसके अतिरिक्त छात्रावास, भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं और साज सज्जा हो। उन्होंने कहा कि कॉलेज में जो शिक्षण का स्तर है, जो शिक्षा का स्तर है, वो तभी उठ पाएगा जब वहां पर पर्याप्त संख्या में शिक्षक हों। कॉलेज है लेकिन विभिन्न विषयों को पढ़ाने वाले अध्यापक नहीं हैं, तो वहां पर हम गुणवत्ता की बात भी नहीं कर सकते। इसलिए इन्होंने कहा कि हमको ये सुनिश्चित करना होगा कि पर्याप्त संख्या में शिक्षक जो है वो कॉलेजों में हो। इसके साथ साथ हॉस्टल हो, कॉलेज की अपनी अच्छी सी बिल्डिंग हो, लाइब्रेरी हो, लेबोरेटरी हो और एक वेल मेंटेन जो है वो कॉलेज के फॉर्म में हो। तो ये इनके जो है कुछ महत्वपूर्ण सुझाव थे। इन सुझावों के अतिरिक्त उनके जो ये सुझाव थे, जल्दी से हम देख लेते हैं कि ट्यूशन फीस के बारे में कहा कि जो सिंडिकेट है, सीनेट और सिंडिकेट, जिन दो संस्थाओं की चर्चा हमने की, उन सिंडिकेटों को जो है संबद्ध कॉलेजों की फीस की धनराशि का निश्चय करने का अधिकार दिया जाए, कि जो सीनेट हो वो कॉलेज की स्थानीय परिस्थितियां देखे, वहां पर हायर एजुकेशन की क्या डिमांड है उसको देखे, संगठन का माहौल अच्छा नहीं था, वो गुणवत्ता परक कर पा रहे थे। उन्होंने कहा कि उनसे कही जाए कि ये वो अपनी दशा सुधारे, नहीं तो उन्हें हाई स्कूल में बदल या जो है पश्चिमी भाषा या किसी भारतीय भाषा के साथ दी जाए, परंतु बीए स्तर पर भारतीय भाषाओं को पाठ्यक्रम में रखने के लिए आयोग ने कुछ नहीं कहा। ये इसकी एक कमी थी। शिक्षा की अवधि के बारे में आयोग ने ये सुझाव दिया कि जो इंटरमीडिएट की परीक्षा है उसको समाप्त कर दिया जाए और जो बीए का कोर्स है वो 3 साल का कर दिया जाए। तो बीए का कोर्स जो 3 साल का अभी है ये बहुत अभी बाद में हुआ है, पहले बीए जो है वो 2 वर्ष का ही होता था। तो इन्होंने भी ये सुझाव दिया था कि इंटरमीडिएट की परीक्षा को समाप्त कर दिया जाए और बीए के कोर्स को 3 वर्ष का कर दिया जाए। तो इसके अतिरिक्त जो है वो उन्होंने ये भी कहा कि कला और विज्ञान की परीक्षाओं के नामों में सारे देश में विश्वविद्यालयों में समरूपता होनी चाहिए, यानी जो पाठ्यक्रमों के नाम हो वो अलग अलग ना हो, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, वहां पर उनके नामों में जो है वो समरूपता हो, एक जैसे हो। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मैट्रिकुलेशन का जो लेवल है वो ऊंचा किया जाए। तो इनकी इन जो है
सुझावों के आधार पर, यानी इस आयोग ने 1902 में 27 जनवरी 1902 को जिसका गठन किया था, इन आयोग ने अपने सुझाव दिए और इस आयोग के सुझावों के आधार पर कर्जन ने जो है 21 मार्च 1904 को भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को पास कराया और इस अधिनियम में विश्वविद्यालयों के प्रशासन, अधिकार और कार्यक्षेत्र आदि से संबंधित बहुत सारे परिवर्तन किए गए, जिसमें इन सुझावों को जो है शामिल किया गया। क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ही है, तो उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के इन प्रावधानों को हमने यहाँ पर जो है लिखा है, ये हम आप लोगों के साथ शेयर कर लेंगे। तो आप ये भी देख पाएंगे कि इस भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में क्या क्या था। अब चूंकि ये मीटिंग जो है वो एंड होने वाली है, तो इसलिए आपके कोई प्रश्न हो तो हम लोग जो है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। इससे संबंधित या इससे पहले की चीजों से संबंधित यदि आपका